ईरान युद्ध में ट्रंप की ऐसी शीशा लेदर हो रही है कि ट्रंप उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। सुपर पावर लोग बोलते हैं अमेरिका को बॉस, और ईरान ने मिसाइल और ड्रोन ताकत से इस सो कॉल्ड सुपर पावर को ऐसा पानी पिलाया हुआ है कि ट्रंप को अब जेलेंस्की से मदद मांगनी पड़ रही कि बॉस ईरान के ड्रोन से बचा लो। जिस जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बेइज्जत किया था बुला के, यूक्रेन वाले जेलेंस्की को, अब वही ईरान से युद्ध में ट्रंप की इज्जत बचाने उतरेंगे। सोचिए अमेरिका की क्या हालत कर दी है ईरान ने। ईरान से युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और इसलिए अब ट्रंप इस युद्ध से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। आप देखिए वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे ईरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। भाई ट्रंप ईरान से कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, तुमको माफी मिल जाएगी। ईरान कह रहा है कि अरे अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो असली हथियार आना बाकी है, तुम क्या माफी दोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ईरान कह रहा है कि युद्ध लड़ेंगे, बातचीत क्यों करेंगे, झूठे बोलते हो क्या जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नया लीडर वो चुनेंगे। ईरान कह रहा है कि न्यूयॉर्क का मेयर चुनिए नहीं पा रहे हो, तुम हमारे देश का नेता क्या चुनोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सेना उतारने का कोई प्लान ही नहीं है। ईरान कह रहा है कि उतारो सेना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ ना बैठे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। यानी ईरान ने बता दिया है कि वो झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो ट्रंप कह रहे हैं, जो हवाबाजी कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उसमें उन्हीं की बेइज्जती हो रही है। ट्रंप कभी बातचीत का दावा कर रहे हैं, कभी सरेंडर का ऑफर देकर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस युद्ध से उनका पीछा छूट जाए। कभी कहते हैं सब खत्म कर दिया, इनका एयरफोर्स खत्म, नेवी खत्म, ये खत्म, वो खत्म। तो जब सब खत्म है तो सरेंडर क्या करा रहे हो, फिर सीधा जाओ पकड़ लो। देखिए किसी तरह बिना बेइज्जत हुए इस युद्ध से एग्जिट का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं ट्रंप, लेकिन जितना ऐसा कर रहे हैं और बेइज्जत हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ट्रंप का प्लान ए प्लान बी सब फेल हो चुका है। ट्रंप की हालत इसलिए डावाडोल है क्योंकि हर मोर्चे पर वो गिर गए। इधर ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं, उधर अमेरिका में बेइज्जती पे बेइज्जती। वहीं जिन खाड़ी देशों को अमेरिका सालों से सिक्योरिटी का भरोसा देता आ रहा था, अब लोगों का भरोसा टूट रहा है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऐसा लपेटा कि अब किसी को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पे भरोसा नहीं होगा। इधर ट्रंप युद्ध से एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं, उधर ईरान ने नई नई मिसाइलें, नए नए बम निकाल लिए हैं बॉस। ईरान कह रहा है कि अभी तो असली हथियार आने बचे हुए हैं। ईरान से युद्ध में क्या हो रहा है, ईरान ने अमेरिका के किस बेस पर हमला कर दिया, कौन सी नई मिसाइलें निकाली, अमेरिका ने ईरान का एक और जहाज कैसे डुबो दिया, ईरान में अमेरिका और इजराइल मिलकर अब कौन सा हमला करने वाले हैं जिससे दुनिया घबराई हुई है, इस युद्ध में चल क्या रहा है, सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले। ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए, ये एप्स्टीन के बंधन है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप क्या नया दावा कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। खुद को फजीयत से बचाने के लिए ट्रंप ने ईरान के बाद किस नए देश पर हमले का ऐलान कर दिया है, वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात युद्ध के उस वीडियो की जिसकी बहुत चर्चा है। दावा है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया। ये देखिए, ये गुच्छे गुच्छे में बम फोड़ रहा है वो। क्लस्टर बम मिसाइल एक खास तरह की मिसाइल होती है। इसके अंदर एक बड़ा वॉरहेड नहीं होता, कई छोटे छोटे बम भरे हुए होते हैं। इन्हें सब म्यूनिशन बॉम्बलेट कहा जाता है। जब मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचती है तो यह हवा में खुल जाती है और इसके बाद दर्जनों छोटे छोटे बम अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। यानी एक मिसाइल कई जगह धमाका करती है। दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये छोटे छोटे बम कई इलाकों में फैल जाते हैं और इससे जान माल का ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसे बहुत विवादित माना जाता है। तो ये गुच्छा बम मार रहा है वो, सरल भाषा में कहिएगा गुच्छे गुच्छे बम। अब क्या है, जब इसको मारिएगा कैसे, आप इधर से मारने भेजिएगा वो तो इतना फैल जाता है कि कुछ ना कुछ बच ही जा रहा है, वो फट जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि एक मिसाइल करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुली, उसने लगभग 20 छोटे छोटे बम फोड़े और ये करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। अमेरिका और इजराइल से युद्ध के बीच ईरान ने नई नई मिसाइलें निकालनी शुरू कर दी। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से जारी वीडियो में ईरान ने नई मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया।
IRGC ने बताया कि इसमें खुर्रम शहर, खैबर और फहद मिसाइलों का जखीरा शामिल है। इसके अलावा ईरान ने अपनी ड्रोन शक्ति का भी वीडियो जारी किया। ईरान की सेना की तरफ से ड्रोन लॉन्च करने का वीडियो जारी किया गया है और यह दावा किया गया है कि कुवैत में अमेरिका के एयरबेस को इसी तरह टारगेट किया गया। यानी ईरान रुक नहीं रहा और वो जबरदस्त तरीके से फोड़ रहा है। देखिए, ईरान हो सकता है तबाही झेल रहा है, लास्ट में हो सकता है वो क्या किधर जाए मामला पता नहीं, लेकिन ईरान दुनिया को यह बता रहा है कि अमेरिका के जो अपनी एक दादागिरी चलती है ना, उसके खिलाफ जो है ना, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस को टारगेट किया। यह अमेरिका के इस एयरबेस पर दूसरा हमला बताया जा रहा है। इससे पहले ईरान के ड्रोन अटैक में कुवैत के अंदर अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी ईरान किसी को बख्शने के मूड में है नहीं। अमेरिका का साथ देने वाले देश उसके निशाने पर हैं। ईरान ने कतर में भी मिसाइलें दागी और दावा है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट तक नहीं कर पा रहा है। बॉस, ईरान ताबड़तोड़ ठोक रहा है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, शाहेद ड्रोन ने अमेरिका की हालत खराब कर दी, क्योंकि ईरान ने अपने शाहेद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के लिए चलते फिरते लॉन्च पैड बना रखे। भाई, ट्रक लेके निकल जा रहा है, उसी में से मार दे रहा है। ये देखिए, वो कोई एक जगह नहीं ना है कि आपको पता है कि यहीं से आएगा। ट्रक लेके जा रहा है, कहीं रोकता है, वहीं से फोड़ देता है। तो अमेरिका और इजराइल को ईरानी मिसाइलों के लॉन्च पैड ढूंढने में कामयाबी नहीं मिल पा रही और इसीलिए ईरान भारी पड़ जा रहा है कई जगहों पर। दूसरी बात, ईरान के 32 लाख के सुसाइड ड्रोन को फोड़ने के लिए अमेरिका को 5-5 करोड़ की इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ रही है, तो उनके जेब से पैसा ज्यादा निकल रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो ईरान के शाहेद ड्रोन बन रहे हैं, जो थोक के भाव में छोड़ दे रहा है। वो अमेरिकी अधिकारियों ने यूएस कांग्रेस को जानकारी दी है कि ईरान का शाहेद ड्रोन अमेरिकी एयर डिफेंस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं कि सबको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जा रहा है। यही नहीं, अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संघर्ष अमेरिका के सारे गणित को बिगाड़ सकता है, क्योंकि शाहेद ड्रोन के हमलों को रोकने में इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से खत्म होता जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मार्क केली ने माना है कि ईरान के शाहेद ड्रोन अनुमान से ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। बॉस, यानी ईरान की ड्रोन नीति के सामने अमेरिका लड़खड़ा गया है। नौबत यह आ गई कि अमेरिका को यूक्रेन के राष्ट्रपति से मदद मांगनी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठा के भरदम बेइज्जत किया था, अब वही जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ईरान के शाहेद ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी उससे मदद मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो इसी शर्त पर मदद करेंगे जिससे कि यूक्रेन का अपना डिफेंस कमजोर ना पड़े। दरअसल 4 साल की लड़ाई में रूस भी यूक्रेन पर हजारों शाहेद ड्रोन दाग चुका है। रूस के ड्रोन हमले से निपटने के लिए यूक्रेन ने 90,000 की कीमत वाले ड्रोन किलर्स बनाए। खास तौर पर शाहेद ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन ने कम कीमत के इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए। यूरोप के टॉप डिप्लोमेट्स भी यही कह रहे हैं कि यूक्रेन के अनुभव से ईरान के ड्रोन को काउंटर करने में मदद मिल सकती है। यानी जो अमेरिका पूरे दुनिया का चौधरी बना घूमता है, पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत दिखाता है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पूरी दुनिया के राजा हैं, वो अब उसी जेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं, जिसको उन्होंने बेइज्जत किया था, जिसको कुछ नहीं समझते थे, कहते थे अभी तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। आज सोचिए अमेरिका की क्या हालत कर दी ईरान ने, कि वो जेलेंस्की से कह रहे हैं कि भाई तू कुछ मदद करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत मजाक उड़ रहा है, क्योंकि आज अमेरिका जिस जेलेंस्की से मदद मांग रहा है, व्हाइट हाउस में उसको बैठा के बेइज्जत करता था, कहता था कि यू डोंट हैव कार्ड्स। ईरान ने अमेरिका का कार्ड खत्म कर दिया। अब ट्रंप जेलेंस्की को लेकर मीम चल रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की कह रहा है कि आई हैव द इंटरसेप्टर्स। कार्ड छोड़ो, मेरे पास इंटरसेप्टर है। ट्रंप की वजह से अमेरिका का यह हाल हो रहा है। ईरान युद्ध में फंसकर डोनाल्ड ट्रंप की बैक टू बैक बेइज्जती हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया शिकूफा छोड़ा। भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान में खामनेई की जगह जो भी नया लीडर चुना जाएगा, उस प्रक्रिया में अमेरिका को जरूर शामिल किया जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के साथ मिलकर वो नेता चुनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई अगले लीडर होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी अगले नेता होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी के नाम पर सीधे सीधे इनकार नहीं किया। उधर ईरान यह कहकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है कि तुमसे न्यूयॉर्क का मेयर तो चुन नहीं पाते, तुम हमारे यहां का नेता चुनोगे। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कितनी गजब छीछालेदर हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तक अमेरिका यह नई थ्योरी दे रहा था कि क्योंकि इजराइल ने हमला किया,
इसलिए अमेरिका को भी करना पड़ा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नेता भी वो चुनेंगे। क्यों भाई? ईरान युद्ध में ट्रंप की नॉनस्टॉप फजीहत की खबरें आ रही हैं। अब खबर है कि कुछ खाड़ी देश भी अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें इस युद्ध के बारे में पहले से बताया नहीं गया और उन्हें बचने की तैयारी करने का वक्त तक नहीं मिला। जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध को संभाल रहा है, उसे लेकर खाड़ी देश नाराज हैं। इन देशों की शिकायत है कि अमेरिका ने और ईरान ने उसे चेतावनी को अनदेखा किया, जिसमें ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर उस पर हमला होगा तो पूरा इलाका उसकी चपेट में आएगा। यहां तक कि खाड़ी देश इस बात से भी गुस्से में हैं कि अमेरिका की मिलिट्री उनके देश को डिफेंड करने में नाकाम साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान 5 खाड़ी देशों पर 380 मिसाइल और 1480 ड्रोन से हमला कर चुका है। तो भाई उनको गुस्सा नहीं आएगा कि बैठे बैठाए डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध छेड़ दिया, उनसे बात भी नहीं की, अब वहां पर हमले हो रहे हैं तो अमेरिका बचा भी नहीं पा रहा, अब भर दुनिया में घूम के कहता है कि मैं सबसे ताकतवर देश हूं। इधर खाड़ी देश ट्रंप को कोस रहे हैं, उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का कोई डंका तो बज नहीं रहा। अमेरिका की संसद में ट्रंप की युद्ध वाली सनक को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव को ट्रंप ने जैसे तैसे गिरते पड़ते खारिज करवाया। अमेरिकी संसद में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव खारिज हुआ, लेकिन बहुत कम अंतर से। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के समर्थन में 212 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ मात्र 219, मतलब 7 वोट का फर्क था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ती, जब तक कि संसद इसकी अनुमति नहीं देती। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में वोटिंग से पहले सीनेट में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था, जो बहुत कम अंतर से खारिज हुआ था। यानी यह समझिए कि ट्रंप बाल बाल बच रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग सर्वे कह रहे हैं कि जनता इस युद्ध से खुश नहीं है। वहां अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट सांसद ट्रंप को सुना रहे हैं कि तुम राजा हो जी जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। इधर डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति की अमेरिका में धज्जियां उड़ रही हैं, उधर ट्रंप ने नए युद्ध और नए टारगेट का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका अगला टारगेट क्यूबा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मार्को रूबियो यानी अमेरिका के विदेश मंत्री जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपका अगला फोकस क्या होगा? क्यूबा है ना। ट्रंप ने कहा कि हम पहले ईरान वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बस ये वक्त की बात है। आप क्यूबा जाइए, लेकिन सिर्फ घूमने। इस क्यूबा को इतना प्यारा भी नहीं बनाने वाले कि आप वहीं बस जाएं। मतलब यहां दुनिया जो है वो कोस रही है कि इस आदमी की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ाएंगी। ये भाई साहब अब कह रहे हैं कि क्यूबा इनका अगला टारगेट सेट है। ईरान युद्ध ट्रंप से संभल नहीं रहा, क्यूबा पर हमले की बात कर रहे हैं भाई साहब। फिर ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। भाई बैक टू बैक तो युद्ध अमेरिका कर रहा है, लोगों को मार तुम रहे हो और खतरा दूसरे देशों को बता रहे हो। फिर ट्रंप को यह भी लगता है कि अरे मुझे तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। युद्ध के बीच ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिस पर अलग हंगामा मचा हुआ है। ईरान से युद्ध के बीच व्हाइट हाउस में खास प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस वीडियो में ट्रंप हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और उनके आसपास कई पादरी खड़े जो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरान पादरियों ने कहा कि अमेरिका मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की सेना की सुरक्षा की कामना की गई। सुनिए कैसे हालात हो गए अमेरिका के कि भाई दुआओं पे काम चल रहा है, ये नौटंकी पे काम चल रहा है कि सबको मैसेज जाए कि देखो मैं कितना दुनिया के लिए युद्ध लड़ रहा हूं और उतना परेशानी में हूं कि मेरे लिए यहां पर प्रार्थना करनी पड़ रही है। देखिए क्या व्हाइट हाउस में उनके अपने घर में ये नौटंकी हो रही है। His mind, and the Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. देखिए प्रार्थना सबको करनी चाहिए, ईश्वर को याद जरूर करना चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने इस तरह से ये जो चल रहा है इसको पब्लिक करेगी, ये नौटंकी कर रहे हैं, जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये असली मन से जो है ना ईश्वर को याद नहीं कर रहे। और सवाल उठ रहा है कि सोचिए ईरान ने इनकी क्या हालत कर दी कि अब इनको भगवान याद आ रहे हैं। इधर ईरान ठोक रहा है, उधर अमेरिका भी नई नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। युद्ध के बीच अमेरिका ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया है। इसे डूम्सडे मिसाइल यानी कयामत के दिन इस्तेमाल होने वाली मिसाइल कहा जा रहा है। यह मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 20 गुना अधिक विस्फोटक ले जा सकती है। मिनटमैन 3 की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है और यह मिसाइल लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की तेज रफ्तार से चल सकती है। इससे यह मिनटों में अलग अलग महाद्वीपों को टारगेट कर सकती है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से कई कॉन्टिनेंट्स में हजारों मील का सफर कर सकती है। इसी कारण यह दुनिया में लगभग
कहीं भी टारगेट पर हमला कर सकता। अपनी ताकत को दिखाने के लिए अमेरिका ने ईरान का एक और जहाज भी डुबा दिया। दावा है कि ईरान के ड्रोन ले जाने वाले जहाज पर हमला कर उसे तबाह कर दिया गया है। ईरान के इस ड्रोन कैरियर का नाम आयरिस शाहिद बाघरी है। साल 2025 में ही ईरान ने इसे लॉन्च किया था। यह जहाज ड्रोन्स के लिए रनवे की तरह काम करता था। अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर हमले के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। जैसे इस वीडियो में अमेरिका के शिप से ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइलें दागी जा रही हैं, यह दिख रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो के दम पर ट्रंप माहौल बना रहे कि ईरान तो बस बर्बाद हो गया, उसकी नेवी डूब गई, एयरफोर्स खत्म हो गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक 90% कम हो गए। इसी सब दावों को लेकर अब ट्रंप का नया बयान आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से कोई डील नहीं होगी, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। इसके बाद एक महान और सभी की सहमति वाला नेता चुना जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को तबाही के ढेर से खड़ा करेंगे, ईरान की इकोनॉमी को सबसे मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। ईरान का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, MIGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर नहीं पा रहे, मेक ईरान ग्रेट अगेन करने निकले। ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि ईरान तो घुटनों पर आ गया है, अब उसे सरेंडर करना ही होगा। उधर ईरान की सेना कह रही है कि अभी पिछले 7 दिनों से तो हम लोग पुरानी मिसाइलें फोड़ रहे थे, साल 2010 वाली। अभी तो ईरान ने नेक्स्ट जनरेशन वाली मिसाइलें निकाली ही नहीं है। ईरान कह रहा है कि आने वाले दिनों में नए तरीके के हमले होंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइलें निकलेंगी। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अब गल्फ देशों के बाहर जाकर भी मिसाइल हमले शुरू करेगा। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। खamenei को मारने के लिए कौन सी मिसाइल दागी गई, कैसे टारगेट को हिट किया गया, उसकी डिटेल आ गई है। दावा है कि इजराइल ने ब्लू स्पैरो मिसाइल से घातक हमला किया था। इस मिसाइल को स्पेस से आने वाली मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि यह अपने टारगेट पर गिरने से पहले अंतरिक्ष के करीब तक जाकर फिर तेज रफ्तार से नीचे आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर के ठिकाने पर इसी मिसाइल से हमला हुआ। यह मिसाइल इजराइल की एडवांस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आमतौर पर फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर होती है। क्योंकि यह मिसाइल अचानक से तेज रफ्तार से नीचे आती है, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के जरिए ईरान पर हमला किया गया, अयतुल्लाह अली खamenei को मारा गया, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हालात बन गए हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि ईरान झुक नहीं रहा और अमेरिका का तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या होता कौन है रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला? ईरान US युद्ध के बीच पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा क्यों खुला? युद्ध के बीच रूस के तेल पर बवाल क्यों मचा? राहुल हमलावर केजरीवाल ने मोदी का इस्तीफा क्यों मांग लिया? भारत में तेल की किल्लत का सच क्या निकला? तेल की कीमत और महंगाई दोनों बढ़ने वाले हैं क्या? अब इसका चैप्टर। ट्रंप ने अपनी सनक में ईरान से जंग छिड़ी। ट्रंप का एक और बड़बोलापन देखिए कि खुद को ईरान से युद्ध करके हर तरफ फंसे हुए हैं। भारत को कह रहे हैं कि जाओ, तुमको परमिशन देता हूं कि तुम 30 दिन तक रूस से तेल खरीद लो। अरे बॉस ट्रंप, तुम हो कौन हमको परमिशन देने वाले जी? ये आदमी को पता नहीं उम्र हावी हो गई है, सनक हावी हो गई है। मैंने कहा था ना आपको कि इसको लगता है ये भर दुनिया पे राज कर रहा है। ये हमको परमिशन देंगे कि हमको क्या करना है, भारत को क्या करना है? अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि भारत को रूस का तेल खरीदने की छूट दे रहा हूं 30 दिन की? अमेरिका और ट्रंप तो महीनों से लगे पड़े थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि भारत अपने हितों के लिए जहां से जरूरी होगा वहां से सस्ता तेल खरीदता रहेगा, मिलेगा तो। अमेरिका तब तो रूस का तेल किसी को खरीदने नहीं दे रहा था। अब जब खुद पर बन आई, हर तरफ से ट्रंप की हालत खराब हो रही है, सब जगह से गालियां पड़ रही हैं कि भाई तेल तो खत्म हो जाएगा तो दुनिया चलेगी कैसे, तो भारत से अमेरिका कह रहा है कि 30 दिन का तेल ले लो जाओ रूस से। जो अमेरिका कल तक रूस के तेल पर पाबंदी लगा रहा था, अब कह रहा है कि भारत 30 दिनों के लिए रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, क्योंकि इस फैसले से ग्लोबल एनर्जी सेक्टर स्थिर बना रहेगा। भारत की रिफाइनरीज को 30 दिन की अनुमति दी गई है। यह अनुमति उन टैंकरों के लिए है जो पहले से समुद्र में हैं। इस फैसले से रूस को बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा नहीं होगा। अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। उम्मीद है कि भारत अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा। तो बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है भारत को यह बोलने वाला कि हम तुमको छूट देते हैं, हम तुमको परमिशन देते हैं? अमेरिका के वित्त मंत्रालय का बयान है। क्या अमेरिका यह सब जानबूझ के कर रहा है ताकि भारत में भी बड़ा बवाल आ जाए, या उसको समझ में आ गया कि भाई भारत खरीदेगा इसलिए पहले ही बोल दो कि भाई हम तुमको परमिशन देते हैं? आज आपको बताऊंगा कि इस पर डेटा और फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया है, पूछा है कि क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका चला रहा है? अमेरिका से भारत को अनुमति की जरूरत क्या है? राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है।
यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी पहले दिन से ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। रूस से तेल खरीद के मामले में कांग्रेस क्या कह रही है, एक बार सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, सेवा तीर्थ से मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं। कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। कांग्रेस हमलावर है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी अमेरिकी अनुमति पर मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। यानी अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन या विपक्ष का कोई और नेता, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए रूस की तेल का खरीद का जो मामला उठा रहे हैं, उसमें ट्रंप और अमेरिका के लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, अब अमेरिका परमिशन दे रहा है तो भारत तेल खरीदेगा। अब इसको लेकर कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। पहली चीज, भारत ने साल 2025 में रूस से औसतन 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल पर डे खरीदा। मतलब 18 लाख बैरल एक दिन में तेल भारत रूस से खरीदता था 2025 में, औसतन एवरेज। जबकि 2026 में जनवरी से मार्च तक औसतन 1.1 से लेकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा। यानी 11 लाख से लेकर 13 लाख तक। पहले कितना था पिछले साल? 18 लाख बैरल प्रतिदिन, अब 11 लाख तक आ गया, 11 से 12, 13 तक। रूस से कच्चा तेल भारत खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ने रूस से जीरो तेल खरीदना कर दिया है और उसके बाद अमेरिका परमिशन देने की बात कह के ऐसा दिखा रहा है जैसे भारत उसकी इच्छा से तेल अब खरीदना शुरू करेगा, अब तो जीरो हो चुका था। तो एक पॉइंट तो यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म नहीं किया है। हां, कम जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है। भारत ने रूस से तेल लेना बंद तो नहीं किया, लेकिन खरीद कम की। अब सवाल यह कि खरीद कम की क्यों? अगर आप फरवरी के आंकड़े देखें तो रूस आज भी सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए, लेकिन रूस से खरीद कम हो गई, जबकि सऊदी अरब जैसे देशों से भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी। फरवरी में रूस से 11 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की सप्लाई हुई औसतन, जो नवंबर 2025 के रिकॉर्ड 18 लाख बैरल प्रतिदिन से 40% कम है बॉस। यानी तेल की खरीद भारत कम कर रहा है। फरवरी में भारत के ऑयल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा जनवरी के 23% के मुकाबले गिरकर 20% रह गया, जबकि सऊदी अरब का हिस्सा 15% से बढ़कर ऑलमोस्ट 20% पे चला गया। यानी जितना तेल हम रूस से खरीद रहे थे उसे घटाकर अब हम सऊदी अरब का तेल ज्यादा खरीदने लगे। तो भारत रूस से तेल तो खरीद रहा है, लेकिन कम तेल खरीद रहा है। अब सवाल यह है कि रूस से तेल खरीदना कम कर देना और सऊदी अरब जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ा देना, क्या इसके पीछे कीमतों का कोई चक्कर है, डिस्काउंट का कोई चक्कर है, या फिर कुछ और मामला है? अब इसके बारे में जब हमने रिसर्च की, मीडिया आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़े, तो रूस से तेल भारत इसलिए खरीदता था क्योंकि सस्ता मिलता था। अब आज की डेट में आंकड़े क्या कहते हैं बहुत, जरा इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या सवाल उठ रहा है और क्यों उठ रहा है। रूस का तेल अगर आप देखेंगे, रूस का तेल जो भारत खरीद रहा था, ठीक है, 2022 अगर आप देखेंगे तो औसत आपको बता, और ये मैं आपको सारे डेटा औसत बताऊंगा, ये आपको यहां पे पहले ही लिख दे रहा हूं कि 2022 में क्या हुआ। जो औसत डिस्काउंट मिला भारत को वो कितना मिला? $20 से $30
प्रति बैरल मिल रहा था भारत को। और औसत खरीद कितनी थी भारत की? 9 लाख बैरल पर डे। यह आपको 2022 का बता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो कोई रूस से सटना नहीं चाह रहा था। तो रूस ने कहा कि मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा, तो 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल छोड़ने लग गया। भारत ने 9 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदना औसतन शुरू किया 2022 में। फिर आया 2023 का साल, 2023। उसमें क्या हुआ बॉस? उसमें डिस्काउंट मिलने लगा, जो 2023 में 10 से 15 डॉलर का डिस्काउंट मिलने लगा, यानी डिस्काउंट घट गया और खरीद भारत की बढ़ गई। वो हो गई 12 लाख बैरल पर डे, बी पर डे। ये 2023 का आपको बता रहा हूं। यानी डिस्काउंट घटा लेकिन भारत ने खरीद बढ़ा दी। लेकिन यह डिस्काउंट पहले के मुकाबले कम था, पर फिर भी अगर आप दुनिया में देखेंगे तो भारत को पर बैरल अगर 10-15 डॉलर छूट रहा है, तो आप लाखों लाख करोड़ों बैरल खरीद रहे हैं, तो आपके लिए फायदे का है ना। तो भारत खरीदता रहा। फिर आया 2024 का साल, 2024। उसमें भारत को कितना डिस्काउंट मिलने लगा? वो और घट गया, 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट देने लगा रशिया। लेकिन भारत की खरीद और बढ़ गई। भारत ने 16 लाख बैरल पर डे खरीदा, अगर आप देखेंगे 2024 में। यह औसतन बता रहा हूं, यानी डिस्काउंट घटता जा रहा था, भारत की खरीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुनिया में अभी भी भारत को रशिया से बेहतर और सस्ता तेल मिल रहा था। अब आया 2025 का साल, 2025। 2025 में जो डी यानी डिस्काउंट मिल रहा था, वो घट के हो गया 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल औसतन, पूरे साल का अगर मिलाएगा। और खरीद भारत की जो थी वो हो गया 18 लाख बैरल पर डे। 18 लाख बैरल पर डे भारत ने खरीदा 2025 में। यानी मोटे तौर पर 2025 आते आते रशिया से बहुत फायदा नहीं हो रहा था तेल खरीदने में, लेकिन भारत फिर भी खरीद रहा था। और इस वक्त भी अमेरिका का प्रेशर था, ये याद रखिएगा। लेकिन अब कहानी में आता है 2026 का फरवरी, जहां पर भारत अमेरिका की डील हुई 2026 फरवरी में। अब वहां क्या हो रहा है? 2026 के फरवरी में जो डिस्काउंट दे रहा था रशिया, वो कहा जा रहा है औसतन 4 से 10 डॉलर प्रति बैरल था। लेकिन जो हमारी खरीद है वो गिरकर हो गई 11 लाख बैरल पर डे। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब आप 10 से 15 डॉलर के प्रति, या 8 से 10 या 2 से 3 डॉलर का भी डिस्काउंट मिल रहा था, तो 18 लाख 16 लाख बैरल पर डे खरीद रहे थे। तो अब जब आपको 4 से 10 डॉलर के बीच में औसतन उतना ही लगभग मिल रहा है, तो रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया भारत ने? और इसलिए मैंने कहा कि आपको इसके दो पक्ष समझने होंगे। भारत ने रशिया से तेल खरीदना खत्म नहीं किया, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया, जबकि अभी भी रशिया उसको डिस्काउंट दे रहा है, और लगभग उतना ही दे रहा है एवरेज तौर पे जितना वो पहले दे रहा था। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इसमें आप ये भी देखिए कि रूस का तेल, सऊदी अरब का तेल और अमेरिका का तेल, तीनों की कीमतों में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे, भारत ने रशिया से तेल लेना कम किया, तो कहां से खरीद रहा है? अगर आप फरवरी में देखेंगे, फरवरी में जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है, उसकी कीमत कितनी है? कीमत अगर आप देखिएगा, फरवरी का आपको बता रहा हूं, रूस दे रहा है 60 से 65 डॉलर पर बैरल। ठीक है, ये रूस दे रहा है इस रेट पे फरवरी में, ये मीडिया रिपोर्ट्स में। तो औसतन हम कितना खरीद रहे हैं? औसत खरीद हमारी कितनी है? वो है 11 लाख बैरल पर डे। ठीक है, अब सवाल है कि भाई आपने रूस से कम किया, इसका मतलब जरूर सऊदी आपको इससे सस्ता दे रहा होगा। लेकिन यहां कहानी उल्टी है। सऊदी अरब जो है वो कितने में दे रहा है? वो सऊदी अरब का तेल कहा जा रहा है कि वो 70 से 75 डॉलर पे है प्रति बैरल, और हम उससे कितना खरीद रहे हैं? ऑलमोस्ट उतना ही जितना हम रशिया से खरीद रहे हैं, 10 लाख बैरल पर डे। ठीक है, इसका मतलब अमेरिका और सस्ता दे रहा होगा, इसलिए हमने अमेरिका से थोड़ी खरीद बढ़ा दी है। अमेरिका का तेल कितने में मिल रहा है? रिपोर्ट्स कह रही हैं 18 से 68 से 72 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा है, और वहां से हम 2 लाख 2.5 लाख बैरल पर डे खरीद रहे हैं, बैरल पर डे। तो अब सवाल यह है
कि अगर आप सऊदी और अमेरिका को देखेंगे, उससे सस्ता तेल जो है वो रशिया दे रहा है, ऑलमोस्ट $5 से $10 का सस्ता। लेकिन हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया, सऊदी से बढ़ा दिया। तो सवाल तो उठ रहे हैं बॉस कि रूस का तेल जब अब भी दूसरों से सस्ता है, तो फिर रूस से तेल खरीदना भारत ने कम क्यों किया, जबकि भारत का स्टैंड क्लियर रहा है कि भारत हमेशा वहीं से तेल खरीदेगा जहां से भारत का फायदा होगा। बीच में बहुत दबाव बनाया अमेरिका ने, तब तो हमने नहीं घटाया। अभी क्यों घटाया? आज की डेट में भी हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, वहां तो हम प्रेशर नहीं ले रहे कोई। अभी भी हम S-400 रशिया से खरीद रहे हैं, वहां तो नहीं सुन रहे किसी की। रशिया से तेल क्यों सस्ता हुआ जबकि वो फिर भी डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है सऊदी अरब और अमेरिका के मुकाबले? इस सवाल का जवाब भारत की सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को देना चाहिए, जो ये कहते रहे कि भाई हम अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेते हैं। ईरान युद्ध के बाद जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी ही है, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है और इसी में अफवाहें फैल रही हैं कि भारत में तेल की कमी हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बॉस, ये भी आपको बता दूं। इन खबरों पर तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अफवाहों पर विश्वास न करें, पेट्रोल पंपों पर भीड़ मत लगाइए, सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोत पर ही भरोसा कीजिए। यानी भारतीय तेल कंपनी कह रही है कि तेल की कोई किल्लत नहीं है, तेल है, सफिशिएंट है, किसी अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं। तेल संकट से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना तेल फंसा है, उससे कहीं ज्यादा तेल खरीद के सोर्स भारत के पास हैं। एलपीजी के मामले में भारत की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। सभी रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन के आदेश दे दिए गए। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था तैयार है। पेट्रोकेमिकल यूज में आने वाली एलपीजी का इस्तेमाल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किया जाएगा। एलएनजी के लिए भी नए सप्लायर खोजे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से एलएनजी को लेकर बात चल रही है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन यह भी फैक्ट है कि अगर युद्ध लंबा चला तो सभी देश प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ा डर तो यह है कि जिस तरह से युद्ध हो रहा है, कहीं यह न्यू नॉर्मल ना हो जाए। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या कहा है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। व्हाट आई कंसीडर एज मोर वरिंग इज द फैक्ट दैट दिस एबनॉर्मलिटी इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। यानी भारत को लेकर इस वक्त एक चिंता जो थी कि तेल खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं है। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पाठशाला में, कि महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्थाओं के नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा। और ऐसे में भारत को भी खुलकर कहना चाहिए अमेरिका को कि भाई तुम हमको ना बताओ हमको किससे तेल खरीदना है। और भारत को इस समय अपने हिसाब से वैसे ही करना चाहिए फैसला जैसे वो पहले करता है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पहले शेयर बाजार डूबा, अब गोल्ड सिल्वर की कीमत क्रैश हो रही। वॉर के चक्कर में क्या क्या होने वाला है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच गोल्ड सिल्वर गिरते ही जाएंगे या उठेंगे भी, क्या खबर आ रही है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध करके खुद को और अमेरिका को तो डुबा ही रहे, लेकिन साथ साथ दुनिया को भी डुबाने में जुटे हैं। उधर युद्ध का एक दिन का खर्चा अमेरिका को भारी पड़ रहा है, इधर दुनिया की जेब ढीली होती जा रही है, क्योंकि ईरान वॉर के साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। अगर वॉर ऐसी ही चलती रही तो भीषण चेतावनी अर्थव्यवस्था के लिए आ गई है। भाई कतर ने कह दिया कि वॉर नहीं रुकी तो कुछ ही दिन में खाड़ी देशों से तेल और गैस की दुनिया को सप्लाई रुक जाएगी। अगर खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई रुक गई तो कच्चा तेल 100 नहीं $150 के पार चला जाएगा। अगर यह वॉर कुछ और हफ्ते चल गया तो दुनिया भर की जीडीपी गिरेगी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अगर कच्चा तेल $150 तक पहुंच गया तो फिर हाहाकार मचेगा। सोना, चांदी, शेयर मार्केट, सब पर तगड़ा असर पड़ना तय है। आप शेयर मार्केट को देख लीजिए, वहां पहले से ही हाहाकार मचा हुआ है। जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से इस हफ्ते में भारत के शेयर मार्केट में 13 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आज ही सेंसेक्स 1100 पॉइंट गिरा,
निफ्टी 315 पॉइंट गिरा और मार्केट में एक दिन में 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर मार्केट का जो हाल है सो तो है ही है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सोने चांदी के दाम में भी गिरावट है, क्योंकि बहुत ये लोग ये सोच रहे थे कि ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया, अब सोना चांदी के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लोग भी धोखा खा गए। लोग सोच रहे थे कि वॉर होते ही सोने की कीमतों में नया धमाका होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग सोच रहे थे कि वॉर होते ही चांदी की कीमतें फिर रिकॉर्ड पर पहुंचेंगी, ऐसा भी नहीं हुआ। इनफैक्ट दोनों की कीमतें पिछले 3 दिन से सोना चांदी की कीमत क्रैश हो रही है। सोना चांदी को ऐसा क्या हो गया कि अब तक की वॉर में कोई बहुत बड़ा असर उस पर नहीं पड़ रहा, इनफैक्ट वो गिर रहा है। युद्ध के बावजूद सोने के दामों में क्यों विस्फोट नहीं हुआ? क्योंकि युद्ध होता है, अनिश्चितता आती है तो सोने की कीमत बढ़ती है। यहां उल्टा हो रहा है। वॉर अगर लंबा खिंचा तो फिर सोने चांदी के दाम कहां जाएंगे, क्या होगा, यह सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तब सबने सोचा था कि अब तो सोना चांदी के दाम फिर से रॉकेट बनेंगे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों में अगर आप देखेंगे गोल्ड का रेट, पिछले 3 दिन में गोल्ड का रेट अगर आप देखेंगे, गोल्ड उसकी कीमत ऑलमोस्ट 8,000 गिर गई है। और सिल्वर अगर आप देखिएगा, सिल्वर की कीमत पिछले 3 दिन में 26,000 रुपए। ये दोनों की आपको कीमत बता रहा हूं, दोनों गिरे जा रहे हैं बॉस। इस साल जिस तेजी से सोना चांदी बढ़ा था उसमें ईरान वॉर के बाद तो और दाम बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि इस साल सोने के दाम कितने बढ़े और युद्ध शुरू होने के बाद कितना अंतर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 1,33,000 थी, 28 फरवरी को 1,59,000 थी और आज 6 मार्च को ये 1,63,000 रुपए पर है। यानी इस साल सोने की कीमत 30,000 रुपए बढ़ी, जबकि ईरान अमेरिका जंग शुरू होने के बाद सोने की कीमत 4,000 रुपए ही बढ़ी। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 31 दिसंबर 2025 में 2,30,000 रुपए पर था, 28 फरवरी को 2,66,000 पर था और आज 2,67,000 रुपए पर है। यानी इस साल चांदी की कीमत करीब 37,000 रुपए बढ़ी है, जबकि जंग शुरू होने के बाद यह कीमत 1,000 रुपए ही बढ़ी, क्योंकि बीच में गिर गई इतनी। आशंका यह जताई जा रही है कि ईरान युद्ध के बाद सोने के दाम ऑल टाइम हाई पहुंच जाएंगे। कुछ मार्केट एक्सपर्ट तर्क दे रहे थे, तर्क के साथ दावा कर रहे थे कि अगर युद्ध इसी तरह जारी रहता है तो भारत में सोने के दाम 2 लाख रुपए से भी ऊपर चले जाएंगे। जब भी कोई युद्ध होता है तो दुनिया के हालात बिगड़ते हैं और सोने चांदी के दाम भागते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के हालात पहले ही खराब हो रहे हैं। खासकर दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में व्यापार प्रभावित होना शुरू हो चुका है। भारत में आने वाला करीब 75% सोना मिडिल ईस्ट के इन्हीं देशों से आता है। अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई पर असर पड़ता है तो भारत में सोने की कीमत बढ़ सकती है। भारत दूसरे देशों से भी सोना खरीद सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट से सप्लाई ज्यादा है और रेट भी कम होते हैं। इसलिए अगर सप्लाई कहीं और से लेनी पड़ी तो रेट बिगड़ेंगे और इतनी ज्यादा सप्लाई मिल भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप सोने चांदी के आज के रेट देखें और सोने चांदी का ऑल टाइम हाई देखें तो बड़ा अंतर है। भाई ऑल टाइम हाई गोल्ड का 1,76,000 जा चुका, जबकि आज का रेट 1,63,000 पर है। और सिल्वर का ऑल टाइम हाई 3,86,000 जा चुका, जबकि आज तो 2,67,000 पे। युद्ध शुरू होने के बाद भी सोने और चांदी के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। जिस हिसाब से मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना था कि सोने के दाम 1,80,000 या 2 लाख तक पहुंच जाएंगे, उस हिसाब से सोने चांदी को लेकर वैसा उत्साह नहीं रहा और मार्केट वेट एंड वॉच मोड में चला गया। युद्ध की स्थिति के बावजूद सोने की ग्लोबल कीमतों में $5400 पर ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस मिला। यानी इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5400 पर पहुंचते ही बिकना शुरू हो जाता है। वहीं कुछ छोटे देश खुद को बचाने के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए भी सोना बेच रहे हैं। ऐसे ही एक देश के बारे में आपको बताता हूं जिसकी सरकार ने भर भर के सोना खरीदा था, लेकिन अब युद्ध वाला संकट सामने आ गया तो सोने को बेचकर हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है, और यह देश है पोलैंड। पोलैंड का केंद्रीय बैंक गोल्ड रिजर्व का कुछ हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। गोल्ड रिजर्व बेचकर पोलैंड करीब $13 अरब जुटाने की योजना बना रहा है, जबकि पोलैंड पिछले 2 साल में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार देश है। पोलैंड ने 2024 और 2025 में अपने रिजर्व में 100 टन से ज्यादा सोना जोड़ा था। वैसे तो आप देखिए कि जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो करेंसी और इक्विटी मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया जैसा वो आमतौर पर युद्ध के दौरान करता है। इक्विटी मार्केट गिरने लगा, करेंसी कमजोर हुई और कमोडिटी की कीमत बढ़ गई। इसके तुरंत बाद सोने के दाम भी 2% के आसपास बढ़े और चांदी 1-1.5% बढ़ गया।
लेकिन यह उछाल उस जबरदस्त रैली से कम रही जिसका अंदाजा कई इन्वेस्टर्स लगा रहे थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध से पहले भी सोना लगातार बढ़ ही रहा था, जिससे सेंट्रल बैंक की खरीदारी और करेंसी की कमजोरी का सपोर्ट मिल रहा था। जब सोने की कीमतें बढ़ी तो ज्यादा ट्रेडर्स ने पहले ही जियोपॉलिटिकल रिस्क का अंदाजा लगा लिया था। फिर तेल ने इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तेल में तेजी आने पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड फ्यूचर्स से क्रूड फ्यूचर्स में चले गए, क्योंकि युद्ध में सोने के मुकाबले तेल की कीमतों पर सप्लाई में रुकावटों पर सीधा असर पड़ता। आप देखिए कि अकेले हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई है, और युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी क्षेत्र में यह एक अहम चोक पॉइंट बन गया है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं तो लोग वहां पैसा लगा रहे हैं। यानी सारा फोकस अभी कच्चे तेल पर है। कच्चे तेल के दाम कहां तक जाएंगे? अगर युद्ध चलता रहा तो क्या ये 150 के पार जाएगा, $150 के? लोग तो वार्निंग दे ही रहे हैं। सोने के दाम तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन आप सोचिए कि जिस चांदी ने लोगों का भर भर कर रिटर्न दिया, उस चांदी पर से भी लोगों का भरोसा उठ गया। पिछले साल सोने के मुकाबले चांदी ने इन्वेस्टर्स को ज्यादा मालामाल किया था। चांदी ने 122% रिटर्न दिया, जबकि सोने ने 72%। लेकिन इसके बाद भी लोग चांदी में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है इसका इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल। दुनिया भर में चांदी की लगभग 60% मांग है, और वो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए है। अब जब युद्ध होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए खतरा हो जाता है। ऐसे में इंडस्ट्रियल मंदी की वजह से चांदी की डिमांड में कमी आ सकती है और चांदी के दाम घट रहे हैं। भाई जब कुछ बनिएगा ही नहीं, बेचिएगा नहीं, कैसे बेचिएगा? युद्ध में कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? तो भाई उधर चांदी के दाम गिर गए, इधर सोने के गिर गए। और अभी फिलहाल कोई बहुत तूफानी बदलाव आएगा ऐसा एक्सपर्ट नहीं मानते। बाकी आप हमेशा निवेश अपनी सोच समझ के हिसाब से कीजिए। फिलहाल अगला चैप्टर, ममता बनर्जी फुल टेंशन में। ऐसा क्या हो रहा बंगाल में? क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला? कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? अब इसका चैप्टर। देश की पॉलिटिक्स में बिहार से बंगाल तक ऐसा गजब का सस्पेंस आया है कि लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, बंगाल में क्या होने जा रहा है। बंगाल से तो ऐसी खबर आई जिसे सुनकर ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये बातें होने लगी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना है क्या? कल ही देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और एलजी बदले गए, और इनमें से एक राज्य बंगाल भी था। इसी के बाद से बंगाल में खलबली मची हुई है कि बंगाल में क्या नया खेला होने जा रहा है। ममता बनर्जी अलग टेंशन में। आज आपको बताऊंगा कि राज्यपाल के इस्तीफे के बीच ममता बनर्जी अचानक धरने पर क्यों बैठ गई हैं, और बंगाल में राज्यपाल के इस्तीफे के बाद चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की चर्चा क्यों होने लगी है। साथ ही बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला, वहां कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, बिहार से बंगाल तक क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो दिखाऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। On the eve of election, ECI should recommend President's rule in Bengal. अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सकता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे से राज्य में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो गई। खुद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के इस्तीफे को चुनाव से जोड़ दिया। आरोप लगाया कि यह चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्लान का हिस्सा हो सकता है, ताकि चुनावों में राजनीतिक फायदा मिल सके। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन अब भी करीब 60 लाख वोटर्स के वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। इन्हें अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया है, और ऐसे 60 लाख वोटर्स से अभी करीब 6,15,000 वोटर्स का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई। अनुमान के मुताबिक इस तैनाती के बाद भी बाकी बचे 54 लाख वोटर्स के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में लंबा समय लग सकता है। और अगर 7 मई तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाया तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि 7 मई को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संविधान के जानकारों का मानना है कि अगर 7 मई तक भी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा
दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अटकलों के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे और बालूरघाट से बीजेपी विधायक अशोक लाहिड़ी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव से पहले बंगाल में आर्टिकल 356 लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी होने के बाद और वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव समय पर। आगे लाहिड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही खुद एसआईआर प्रोसेस को रोकने के लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा जो उनका वोट बैंक है। अशोक लाहिड़ी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाकर सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहती है। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये पिछले साल अप्रैल का बयान है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। लोग अब वो बयान वायरल कर रहे हैं। विदाउट प्रेसिडेंट्स रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अटकलों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नई थ्योरी ले आए। पप्पू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राज्यपाल लाने के पीछे ये खेल है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसके बीच ही ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर आज आर पार की लड़ाई छेड़ दी। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रोसेस के बाद भी वोटर लिस्ट से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली वोटर्स को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं और वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद जारी की गई लिस्ट में कई वोटर्स को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि ऐसे 22 वोटर्स के परिवार उनके धरने में शामिल हैं और बाकी परिवारों को भी वो धरने में लेकर आएंगे। बीजेपी ममता बनर्जी के धरने को बंगाल के घुसपैठियों को बचाने की कोशिश बता रही है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, बंगाल में तो भयंकर बवाल मचाई है, बिहार में भी गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवाने के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पटना में सीएम आवास पर इस बैठक में मौजूद जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार ने विरोध करने वाले विधायकों को समझाया, कहा कि भाई वो सब देखते रहेंगे और इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री पर सहमति बन गई। वो 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि अब वो ज्यादा दिनों तक बिहार के सीएम नहीं रहने वाले। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा और किस पार्टी से होगा। अब वो फैसला जो है वो जल्दी ही होगा, क्योंकि उसको लेकर फॉर्मूला बताया जा रहा है कि बन गया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू से डिप्टी सीएम जो है वो हो सकता है, और दोनों के मंत्रालय वगैरह जो है वो कितने होंगे ये भी डिसाइड हो गया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।